बच्चों नमस्कार। विलयन नामक चैप्टर में हम लोग द्रव्यीय विलयन की चर्चा कर रहे थे, द्रव्यीय विलयन की पढ़ाई कर रहे थे। द्रव्यीय विलयन हमने बताया था कि द्रव्यीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव और विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। माने वह विलयन जिसमें विलायक आपका द्रव होता है और विलय ठोस द्रव गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, द्रव्यीय विलयन कहलाता है। तो इस विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्यीय विलयन जो है तीन प्रकार का बताया गया था। ठोस प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव, गैस प्लस द्रव। जहां पर ठोस विलय द्रव विलायक हो तो इस तरह से ठोस प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन। फिर जहां पे द्रव विलय हो और द्रव ही विलायक हो तो इस तरह से बना हुआ द्रव्यीय विलयन। और फिर जहां पे गैस विलय हो और द्रव विलायक हो तो इनसे मिलकर बना हुआ द्रव्यीय विलयन। तो इस तरह से द्रव्यीय विलयन तीन प्रकार का हुआ। ठोस प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन, द्रव प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन और गैस प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन। तो हम अभी तक जो द्रव्यीय विलयन में अभी तक हमने जिन चीज़ों पर डिस्कस किया है वह है ठोस प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन और गैस प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन। इन दो चीज़ों पर अभी तक हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे द्रव प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन। तो इस तरह का विलयन हम द्रव्यीय लेंगे, द्रव प्लस द्रव से बना द्रव्यीय विलयन लेंगे। ठीक है। अब इस तरह के विलयन पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह के विलयन में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव का वाष्प दाब। द्रव का वाष्प दाब। तो सबसे पहला जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे द्रव प्लस द्रव से बने द्रव्यीय विलयन में वो होगा द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द्रव का वाष्प दाब। ठीक है। द्रव का वाष्प दाब समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर में द्रव लेते हैं, एक खुले कंटेनर में द्रव लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। द्रव के ऊपरी सतह के अणु वाष्प अवस्था में जाते हैं और यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो जब कंटेनर खुला रहता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है यह निरंतर चलती रहती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और वाष्प के अणु जो होते हैं वो आकाश में, वायुमंडल में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। इस तरह से द्रव वाष्पित होता रहता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कंटेनर में जो द्रव की सतह होती है वो नीचे आने लगती है। द्रव की सतह की ऊंचाई जो होती है वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। इसका मतलब क्या होता है कि इससे ये हमें पता चलता है कि द्रव की ऊपरी सतह के अणु जो है वो वायुमंडल में चले जाते हैं वाष्प के अणुओं के रूप में। लेकिन जब हम किसी बंद कंटेनर में इसी द्रव को लेते हैं एक निश्चित ताप पर, तो बंद कंटेनर में जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो निरंतर नहीं हो पाती है। माने एक तरह से समझे कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो अनिश्चित समय तक नहीं हो पाती है।
यहाँ पर तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, अनिश्चित समय तक चलती रहती है। जब तक कि खुले कंटेनर में द्रव है तब तक ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है अनिश्चित समय तक ऐसे चलती रहती है। लेकिन बंद कंटेनर में जब एक निश्चित ताप पर हम किसी द्रव को ले लेते हैं तो क्या होता है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह अनिश्चित समय तक नहीं चलती है, क्योंकि बंद कंटेनर में जो स्थान होता है वो धीरे धीरे, जो उपलब्ध स्थान होता है, रिक्त स्थान जिसमें वाष्प के अणु एकत्रित होते हैं, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए क्या होता है कि वाष्प के जो ये अणु हैं, ये टकराने के बाद, वाष्प के कुछ अणु इस टकराने के बाद पुनः क्या करते हैं, द्रव के अणु के रूप में द्रव की सतह पर फिर से आके मिलते हैं। तो इस तरह से बंद कंटेनर में जब वाष्पीकरण और एक संघनन, दो प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। जब द्रव के अणु टकराकर पुनः द्रव माने वाष्प के अणु टकराकर पुनः द्रव के रूप में जो द्रव की सतह पर आकर मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। और जब द्रव की सतह के अणु वाष्प अवस्था में चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। तो इस तरह से बंद कंटेनर में जब एक निश्चित टेम्परेचर पर द्रव को लिया जाता है तो वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों की दरें जो होती हैं वो समान हो जाती हैं और उस अवस्था को कहा जाता है साम्य अवस्था। उसी अवस्था को कहा जाता है साम्य अवस्था, जिसको हमने यहां पर मेंशन किया है, साम्य अवस्था। ठीक ना? तो ये वाष्प के अणु क्या करते हैं, क्योंकि ये कंटेनर से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो ये वाष्प के अणु द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न करते हैं। ये वाष्प के अणु द्रव की सतह पर क्या करते हैं, दाब उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग द्रव का वाष्प दाब। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब समझ गए होंगे, वह अवस्था जिस पर वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रक्रियाएं एक समान वेग से होती हैं, या दोनों प्रक्रियाओं का वेग क्या होता है, समान हो जाता है, उसे कहते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था जब आ जाती है तो वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। वही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर, ये द्रव की सतह है, तो द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो द्रवीय विलयन में सबसे पहला टॉपिक आपका था द्रव का वाष्प दाब। तो ये द्रव का वाष्प दाब अब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट होगा तो दोबारा इसे ढंग से समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति। तो भैया वे द्रव जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण क्या होता है, दुर्बल होता है, जिनके अणुओं के बीच में दुर्बल आंतराणविक आकर्षण बल होता है, उनका वाष्प दाब अधिक होता है। क्यों? अगर इसमें ऐसा कोई द्रव भरा हो
जिसके अणुओं के बीच में दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल हो, माने अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है जिसके वजह से अणु पास पास है, अगर वह ज्यादा दुर्बल होगा तो अणु के वाष्प अवस्था में जाने की जो गति होगी वो अधिक होगी। इसका मतलब है, और जब वाष्प अवस्था में जाने की गति अधिक होगी अणुओं की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाष्पन की प्रक्रिया ज्यादा होगी। तो वाष्पन की प्रक्रिया ज्यादा होगी तो वाष्प के अणु ज्यादा होंगे, तो इसलिए वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर ज्यादा प्रेशर उत्पन्न किया जाएगा। इसका मतलब है कि वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वह द्रव जिनके अणुओं के बीच द्रव की प्रकृति आपके समझ में आ गया होगा कि अगर द्रव के अणुओं के बीच में दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल होगा तो उनका वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि द्रव की सतह से अधिक अणु वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, और द्रव की सतह से जब अधिक अणु वाष्प अवस्था में आ जाएंगे तो वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर अधिक दाब उत्पन्न किया जाएगा, इसलिए क्या होगा, वाष्प दाब अधिक आएगा। अब दूसरा कारक है ताप। यह ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि द्रव की सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिसके कारण द्रव की सतह के अणु अधिक वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि वाष्प के अधिक संख्या में अणु उपलब्ध हो जाते हैं, जिनके द्वारा द्रव की सतह पर अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो ताप बढ़ाने पर भी द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक थे। माने द्रव का वाष्प दाब किन चीजों पर निर्भर करता है, वो है द्रव की प्रकृति और ताप।